जय माता जी स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ध्यान कॉमर्स, द की ऑफ सक्सेस। जय माता जी डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने टैक्स लायबिलिटी से रिलेटेड पार्ट देखा। अब आज के सेशन में बच्चों एक सम हम जो ऑब्जर्व करने वाले हैं वो टैक्स लायबिलिटी में न्यू रिजिम से रिलेटेड देखेंगे। लास्ट में जो 4 एग्जाम्पल देखे वो ओल्ड रिजिम से रिलेटेड थे, तो देख लेते हैं न्यू रिजिम से रिलेटेड एक एग्जाम्पल की कैलकुलेशन ऑफ टैक्स, दैट इज टैक्स लायबिलिटी। तो बच्चों अब हम देखने वाले हैं लास्ट लेक्चर में जो एग्जाम्पल फर्स्ट देखा था हमने श्री चैतन्य वाला, जिनकी एज 68 इयर्स थी एंड इज अ सीनियर सिटीजन, मोर देन 60 इयर्स एज है। और असेसमेंट ईयर हमारा फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए हमें चेक करनी है उनकी टोटल इनकम। तो बच्चों यहाँ पे जो है हम मेंशन कर रहे हैं क्लियरली, लास्ट में तो नहीं बताया था, तो जनरली हम ओल्ड रिजिम से कैलकुलेट कर रहे हैं। यहाँ पे उसी कैलकुलेशन को हम न्यू रिजिम से करेंगे। डिफरेंस ऑफ द अमाउंट टैक्स का आप ऑब्जर्व कर पाओगे। बच्चों कंप्यूटेशन करनी है उसमें लायबिलिटी से रिलेटेड। अभी जो हमने न्यू रिजिम ऑब्जर्व किया है लास्ट सेशन में वो जरा देख लेते हैं। अप टू 3 लाख, अब उसमें एज कोई भी हो, चाहे सीनियर सिटीजन हो, सुपर सीनियर सिटीजन या नॉर्मल टैक्स पेयर, मेल हो या फीमेल, सभी के लिए ये कॉमन फॉर्मेट रहता है, जिसमें 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 3 लाख 1 से 6 लाख तक 5%, 6 से 9 लाख तक, आई मीन 6 लाख 1 टू 9 लाख तक 10%, 9 लाख 1 टू 12 लाख तक 15%, 12 लाख 1 टू 15 लाख में 20%। एंड उसके बाद ध्यान रखना है 25 है नहीं, सीधा अबो 15 लाख है तो आपको 30% टैक्स पे करना पड़ता है। तो इन सभी का कैलकुलेशन करते हैं हम स्लैब सिस्टम के हिसाब से। तो बच्चों इनकम के बारे में अगर बात करें तो पहले 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, उसके बाद 3 से 6 लाख सेकंड जो स्लैब है उसमें 5%, यानी 3 लाख का 5% होगा 15,000। उसके बाद हर एक स्लैब 3-3 लाख का है, तो कैलकुलेशन भी इजीली आप कर पाओगे। 3 लाख का 10% यानी 30,000। देन नेक्स्ट जो स्लैब है 9 से 12 लाख, उसमें भी 3 लाख का ही पार्ट है और 15% लेंगे तो 45,000 होगा वहां पे। एंड देन 12 टू 15 लाख में भी 3 लाख है, स्लैब में इक्वल अमाउंट रखी हुई है, 20% निकालेंगे तो वो होगा 60,000। तो अल्टीमेटली ये पहले ऑलमोस्ट 3 और 2 5 स्लैब के बारे में हो गया, जिसमें पहले में तो टैक्स था ही नहीं। अब 15 लाख के ऊपर जो बची अमाउंट, क्योंकि अमाउंट 58 लाख है, 58 माइनस 15 लाख करोगे तो 43 लाख बचेगा। 43 लाख का 30% निकालेंगे तो दैट विल बी 12 लाख 90,000। मिला के बच्चों होती है अमाउंट 14 लाख 40,000। अब हमें पता है कि जैसे टैक्स कैलकुलेट किया उसके बाद अगर हमारी अमाउंट 50 लाख से ज्यादा है, जैसे कि यहाँ पे 58 लाख है, तो सरचार्ज एप्लीकेबल होगा 10% ऑफ 14 लाख 50,000, दैट इज 1 लाख 44,000। उसे हम अगर ऐड करते हैं तो हमारी अमाउंट बन जाती है 15 लाख 84,000। हमें पता है इनकम 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में हो तो सरचार्ज लगता है 10% पे। उसके बाद बच्चों इसी के ऊपर हमें हेल्थ एंड एजुकेशन से 4% अप्लाई करना है, यानी वो अमाउंट होती है 63,360। एंड फाइनली टोटल टैक्स टू बी पेड बाय श्री चैतन्य जी इज 16,47,360। बच्चों ये अमाउंट आप लास्ट वाले लेक्चर की पहली अमाउंट के साथ कंपेयर करना। अमाउंट थोड़ी कम है टैक्स की, मगर ओल्ड रिजिम के अंदर कुछ जो डिडक्शंस अलाउड थे, कुछ प्रोविजंस है जो फायदा कराते हैं, वो यहाँ पे कोई फायदा नहीं करवाते। तो यहाँ पे आपको टोटल 16,47,360 का टैक्स पे करना पड़ेगा। तो बच्चों ये एक सम हमने लिया हुआ है खाली समझने के लिए कि न्यू रिजिम में कैलकुलेशन कैसे करते हैं। अब समझ लेते हैं आगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स। तो अब हम कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस को देखने वाले हैं, जिसके अंदर पहली डेफिनेशन है वो है हमारी इनकम। अब सेक्शन जो ब्रैकेट में दिया गया है या हम कहीं पे भी यूज करें तो वो खाली फॉर द इंफॉर्मेशन है, आपको एग्जाम में सेक्शन लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो अब समझ लेते हैं मीनिंग इनकम का। इनकम मीन्स सम मॉनेटरी रिटर्न्स periodically received from some definite source। कोई एक डेफिनेट सोर्स से आपको अगर कुछ अमाउंट मिलती है, मॉनेटरी रिटर्न की अमाउंट मिलती है, तो उसे कहा जाता है इनकम। उसके अंदर किसे इंक्लूड किया जा सकता है, तो कुछ पॉइंट्स हम ऑब्जर्व कर लेते हैं। इसमें पहला है अमाउंट रिसीव्ड अंडर हेड्स ऑफ इनकम। हेड्स ऑफ इनकम में हमारे पास टोटल 5 हेड्स ऑफ इनकम है, जिसे अभी हम देखने वाले हैं। उसके बाद अगर हम कहें तो सेकेंड पॉइंट के अंदर एनी विनिंग्स फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल्स, हॉर्स रेस एंड कार्ड गेम्स, गैम्बलिंग एटसेट्रा।
यानी उसे इनकम को हम कहने वाले हैं कैजुअल इनकम कहा जाता है, उस टाइप की इनकम को। उसके अलावा डिविडेंड फ्रॉम शेयर्स ऑफ फॉरेन कंपनी, इंडियन कंपनी के शेयर्स के ऊपर का डिविडेंड टैक्स फ्री होता है, वो भी हम बाद में ऑब्जर्व करेंगे। यानी डिविडेंड खाली याद रखना है, ओनली फ्रॉम द शेयर्स ऑफ फॉरेन कंपनी आप याद रखोगे, उसे भी इनकम इंक्लूड करेंगे एज एन इनकम। फिर गिफ्ट मोर देन 50,000 इज टैक्सेबल इनकम इन फ्यू इंस्टेंसेस। तो गिफ्ट जो है उससे रिलेटेड भी हम पार्ट पूरा ओवरऑल देखने वाले हैं। अगर 50,000 से ज्यादा कोई भी अगर गिफ्ट देता है तो वो टैक्सेबल मानी जाती है अकॉर्डिंग टू द इनकम टैक्स लॉ। ठीक है, अब कुछ ऐसी इनकम है जो हम इंक्लूड करने वाले हैं, वो भी हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। दैट द फॉलोइंग पॉइंट्स मस्ट बी कंसिडर्ड फॉर इनकम, जिसके अंदर पहला जो है वो है इलीगल इनकम इज ऑल्सो टैक्सेबल। ठीक है, इलीगल यानी आपको पता ही है जो लीगल ना हो, वैसी कोई भी टाइप की गैम्बलिंग कर रहे हैं वो तो ठीक ठाक है, कुछ जगह पे गैम्बलिंग ओके है, बाकी वो इलीगल भी माना जाता है बैन हो तो इलीगल इनकम इज ऑल्सो टैक्सेबल, उसे भी हम टैक्सेबल मानते हैं। देन सेकंड जो है इरेगुलर इनकम इज ऑल्सो टैक्सेबल। कैजुअल इनकम कह सकते हैं, इरेगुलर यानी जैसे कि हॉर्स रेस है, कार्ड गेम्स है, गैम्बलिंग है, लॉटरीज है, जो ऊपर हमने कहा वो रेगुलर इंटरवल पे अमाउंट आपको नहीं मिलती, तो उसे इरेगुलर इनकम में इंक्लूड कर सकते हैं हम नेचुरली। आउटसोर्सेज इनकम इज ऑल्सो टैक्सेबल, आउटसोर्सेज इनकम को भी टैक्सेबल माना जाता है। देन मॉनेटरी बेनिफिट्स ऑल्सो टैक्सेबल, कोई भी टाइप के आपको बेनिफिट मिलते हैं मॉनेटरी, तो उनको भी इंक्लूड किया जाता है इनकम के अंदर। अब जो हमने अभी हेड्स के बारे में कहा था पहले पॉइंट में इनकम में, तो वो जो है उसके बारे में देख लेते हैं। एज पर सेक्शन 14 द इनकम ऑफ अ पर्सन इज कंप्यूटेड अंडर द फॉलोइंग 5 हेड्स। 5 हेड्स हमारे पास है, जिसके अंदर पहला जो है वो है सैलरी, सैलरी जो मिलती है हमें रेगुलर। दूसरा जो हेड है उसे कहा जाता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी अगर आपके पास कुछ भी है उसे बेचते हैं तो इनकम मिलती है, उसे कहा जाता है। देन थर्ड जो है प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, बिजनेस करते हैं या प्रोफेशन हो आपका, अब डॉक्टर है, वकील हो, तो जो इनकम होती है वो प्रोफेशन में मानी जाती है, बिजनेस में तो हमें पता चलता ही है, उससे जो प्रॉफिट गेन मिले वो भी इनकम टैक्सेबल है। देन कैपिटल गेन, कहीं पे इन्वेस्ट किया है आपने, उससे जो भी आपको रिटर्न मिले तो वो कैपिटल गेन भी है, वो भी इनकम के हेड्स में आता है। और ये चारों हेड्स में ना हो, ऐसी जो भी इनकम बचती है उन सभी को इंक्लूड किया जाता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकते हैं गिव द हेड्स ऑफ इनकम, तो ये आपको 5 नाम लिखने होंगे। तो ये पहली डेफिनेशन है, क्योंकि जो हम टैक्स के बारे में बात कर रहे हैं इनकम टैक्स, वो डिपेंड करता है इनकम के ऊपर, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है। अब देखने वाले हमारी सेकंड डेफिनेशन। नेक्स्ट जो वर्ड है इनकम टैक्स पेयर को बच्चों कहा जाता है एसएससी। टेक्निकली टैक्स पेयर का नाम टैक्सेशन में होता है एसएससी। तो इन शॉर्ट कहना है तो हम कह सकते हैं कि एसएससी इज अ पर्सन बाय हुम एनी टैक्स और एनी अदर सम ऑफ मनी इज पेएबल अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। जो हमारा इनकम टैक्स एक्ट है उसके हिसाब से जो भी आपको पैसे मिलते हैं उसके लिए आप टैक्स पे करते हो, और वो टैक्स पे करने वाला जो पर्सन है उसे कहा जाता है एसएससी। यहाँ पे बच्चों जो एनी अदर सम बोला है बच्चों, उसमें हम कह सकते हैं कि वो मनी में हो सकता है, इंटरेस्ट, कुछ सिक्योरिटी पे इंटरेस्ट मिलते हैं, पेनल्टी, फ्रिंज बेनिफिट्स जो होते हैं, कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स जो कंपनी वाले देते हैं एम्प्लॉय को, तो वो फ्रिंज को भी हम इंक्लूड करेंगे एज एन इनकम, या कोई भी टाइप के टैक्सेस। जो पेनल्टी लिखा है बच्चों, उसमें कभी कभी क्या होता है कि पर्सन पेनल्टी पे करता है, जैसे कि अगर आप देखते हो कॉपीराइट होता है बुक के ऊपर, अगर उस बुक को कोई पर्सन जेरोक्स करके कहीं पे यूज करता है अपने बिजनेस के लिए, तो वो जो जिस बुक का ऑनर है उसने कॉपीराइट रखा होता है, तो नेचुरली जो जेरोक्स करवा रहा है, जो बेच रहा है वो दूसरे की चीजों को, दूसरे की जेरोक्स को, तो वो जो है उसके लिए पेनल्टी बनेगी और वो पेनल्टी बुक ऑनर को पे करेगा। तो बुक ऑनर के लिए वो पेनल्टी जो है वो हो जाती है इनकम, तो उसे भी इंक्लूड किया जाता है एज एन पार्ट ऑफ इनकम। तो बच्चों और ज्यादा डिटेल में हम बाद में देखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अब दो और टर्मिनोलॉजीज है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक असेसमेंट है, जिसके बाद असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर का कॉम्बो पैक है। असेसमेंट यानी जनरली हम कहते हैं चेकिंग। इनकम टैक्स पे करने वाला यानी एसएससी जब भी इनकम टैक्स पे करता है तो उन्होंने जो इनकम दिखाई है क्या वो सही इनकम दिखाई है,
इनकम टैक्स की जो टैक्स लायबिलिटी, जो कि नेक्स्ट आज मैं एग्जांपल में डिस्कस भी करूंगा लास्ट में, तो वो टैक्स लायबिलिटी सही है या जो टैक्स पे किया है सही है, ये सभी चेक करने की प्रोसीजर को कहा जाता है असेसमेंट। तो बच्चों मीनिंग में ज्यादा कुछ है नहीं, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया वही चीज इंग्लिश में लिखनी है कि असेसमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द करेक्टनेस ऑफ the income of an SSC and of assessing the amount of tax payable by him and the procedure for imposing टैक्स लायबिलिटी। तो उसे बच्चों कहा जाता है असेसमेंट। इन शॉर्ट चेकिंग करना है, इनकम का भी करना है, आपने जो प्रोसेस की वो, और उसके बाद जो टैक्स पे किया उनका, सभी का चेक किया जाए, असेसमेंट उसे कहा जाता है। अब असेसमेंट कौन से ईयर के लिए किया जाता है बच्चों? हम जो भी इनकम अर्न करते हैं पहले वाले प्रीवियस ईयर के लिए, उसका टैक्स इस ईयर में, करंट ईयर में पे किया जाता है। तो ये दो जो ईयर्स है उसमें प्रीवियस ईयर तो नेचुरली नाम के हिसाब से, मगर जिस ईयर में हम इनकम टैक्स पे करते हैं उसे असेसमेंट ईयर या फाइनेंशियल ईयर या टैक्स ईयर भी कहा जाता है। तो मीनिंग एकदम सिंपल है। असेसमेंट ईयर means the period of 12 months commencing from 1st April every year and ending on the 31st March of the next year। अब जिस ईयर में खड़े हो उस ईयर से 1st अप्रैल से स्टार्ट होता है और उसके बाद वाले ईयर में वो कंप्लीट होता है। अगर एग्जाम्पल के लिए बात करना है बच्चों, तो द करंट असेसमेंट ईयर इज 2024-25 which commence on 1st April 2024 and its end on 31st March 2025। तो बच्चों ये जो है वो होगा हमारा असेसमेंट ईयर, जिसमें हम असेस करेंगे कि पिछले साल में हमने क्या अर्निंग की, कौन सा टैक्स हमने पे किया, टैक्स लायबिलिटी की पैटर्न क्या थी, वगैरह वगैरह। तो अब प्रीवियस ईयर का मीनिंग देख लेते हैं। एग्जैक्टली प्रीसीडिंग ईयर जो होता है हमारे असेसमेंट ईयर से, उस प्रीसीडिंग ईयर को कहा जाता है प्रीवियस ईयर या अकाउंटिंग ईयर। तो मीनिंग एकदम सिंपल है, प्रीवियस ईयर मीन्स द फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली preceding the assessment year। अब हमारे हिसाब से जो प्रीवियस ईयर है वो है 2023-24 और वो स्टार्ट होता है नेचुरली 1st अप्रैल 2023 से और वो एंड होगा 31st मार्च 2024 में। बच्चों अब एक छोटा सा ये डायग्राम है जिसमें आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा क्या कहना चाहते हैं हम, तो इसके ऊपर से आप इजीली समझ पाओगे। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जिसमें डेफिनेशन तो कम पूछी गई है मगर उसके एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, जिसमें पर्सन, पर्सन रेग्युलर अगर ट्रांसलेशन गुजराती में करें तो व्यक्ति એવું નથી, ટેક્સેશનની ભાષામાં એને શખ્સ કહેવાય છે। यानी टैक्सेशन के अंदर कहते हैं कि जो टैक्स पे करता है, टैक्स पेयर को कहा जाता है पर्सन, और वो पर्सन में कुछ क्लासिफिकेशन दिया गया है जिसे हम अभी समझने वाले हैं। मोस्ट टाइम भी टॉपिक है, ऑब्जेक्टिव के अंदर कई बार पूछा जाता है इसका पार्ट। तो अकॉर्डिंग टू द इनकम टैक्स एक्ट, पर्सन मीन्स एन एसएससी हु इज लायबल टू पे द टैक्स। एसएससी को ही पर्सन कहा जाता है, मगर इसमें जो क्लासिफिकेशन है वो हमें खास ध्यान रखना है कि कौन से कैटेगरी में उसे डिफाइन किया जाता है। तो वेरियस कैटेगरी ऑफ पर्सन विच आर एज फॉलोज। नंबर 1, एन इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का मतलब क्या है? कोई भी एक पर्सन, जैसे कि मैं हूं या आप हो, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल हमें कहना है तो आपको मेंशन कैसे करेंगे? फॉर एग्जांपल मिस्टर नरेंद्र मोदी, मिसेस नीता अंबानी। तो ये जो इंडिविजुअल है वो टैक्स पे करते हैं और वो एसएससी है और इसीलिए उसे भी कहा जाता है पर्सन। यानी पहला केस, कोई भी नाम दिया जाए तो उसे आप क्या कह सकते हो पर्सन के कंटेक्स्ट में, वो है इंडिविजुअल। सेकेंड नंबर का पॉइंट आप देख लेते हैं जिसके अंदर बोला गया है अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, शॉर्ट में इसे कहा जाता है HUF, जिसके अंदर एग्जाम्पल के ऊपर से इजीली समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें तो मिस्टर एंड मिसेस पटेल एंड देयर चिल्ड्रन, तो ये जो है उसे HUF कहा जाता है। इसके अंडर वो लोग इनकम टैक्स पे करते हैं जॉइंट पूरा HUF के तहत, तो उसे भी कहा जाता है पर्सन, क्योंकि वो टैक्स पे करते हैं, एसएससी हुए तो एसएससी को पर्सन की कैटेगरी में गिना जाता है। तो दूसरा क्या हुआ? तो मिस्टर एंड मिसेस पटेल एंड देयर चिल्ड्रन, इस तरह से कॉम्बो पैक करके देते हैं तो उसे कहा जाता है हमारी टर्म्स में HUF। देन थर्ड के बारे में कहे तो अ कंपनी। और वैसे तो हम कॉमर्स के हैं तो हमें पता चल ही जाता है, कंपनी होती है तो पीछे लिमिटेड लिखा होता है, प्राइवेट लिमिटेड लिखा होता है, तो मेंशन ऐसे किया जाए तो आपको पता चल जाता है। अंबुजा सीमेंट लिमिटेड, ठीक है, या यक्ष प्राइवेट लिमिटेड,
तो ये जो है वो कंपनीज मानी जाती है, ठीक है। पीछे लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड लिखा हो तो उसे हम कहते हैं कंपनी। तो ये भी हमारा तीसरा पर्सन हुआ, सॉरी, क्योंकि ये भी कंपनी का भी टैक्स पे करना जरूरी होता है। चौथा कहा जाए तो फॉर्म, फॉर्म એટલે આપણે કહીએ ગુજરાતીમાં તો પેઢી, ओके। तो फॉर्म तो हमें पता ही है, फॉर्म को भी टैक्स पे करना पड़ता है, इसलिए वो एसएससी है, उसे इंक्लूड किया जाता है पर्सन में। तो हम कह सकते हैं, एग्जाम्पल याद रखना, एग्जाम में एग्जाम्पल पूछ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अंबानी ब्रदर्स, मैसर्स जीवनलाल एंड सन्स, ठीक है। तो इस तरह से ब्रदर्स लिख के दिया जाए, सन्स लिखा जाए, मैसर्स लिखा जाए, तो उसे हम कह सकते हैं एज अ फॉर्म। पॉइंट नंबर 5 कह सकते हैं बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, जिसे BOI कहा जाता है, ठीक है। बैंक ऑफ इंडिया मत समझना, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, जो हमने ऊपर इंडिविजुअल है उनको फ्रेम किया जाए, वो साथ में मिलते हैं और एक पूरा बॉडी ऑफ इंडिविजुअल बनता है। तो उसके लिए हम एग्जाम्पल में कह सकते हैं अटीरा है। फिलहाल ये बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में एक ही एग्जाम्पल एग्जाम में भी पूछा जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है अहमदाबाद टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन, ठीक है। जिसमें इंडिविजुअल सभी मिल के कोई एक वर्क करते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल है जो कि एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। एग्जाम में आपको पूछेंगे कैसे, तो एग्जाम में आपको ये जो हमने एग्जाम्पल दिए वो देंगे कि मिस्टर नरेंद्र मोदी, अंबुजा सीमेंट, अंबानी ब्रदर्स, अटीरा, और आपको कहेंगे कि अकॉर्डिंग टू पर्सन गिव इट्स कैटेगरी या एक्सप्लेन इट इज इंक्लूडेड इन विच कैटेगरी। तो एग्जाम्पल के ऊपर से आपको बताना है कि वो इंडिविजुअल है, कंपनी है, फर्म है, कुछ इस तरह से पूछा जाता है। 6 नंबर के अंदर बात करें एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन, ठीक है। एसोसिएशन ऑफ पर्सन के अंदर एग्जाम्पल कैसे याद रखेंगे, तो उसके अंदर होता है अहमदाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स, सभी टाइप की चैम्बर ऑफ कॉमर्स को इंक्लूड किया जाता है एसोसिएशन ऑफ पर्सन, या उसे कहा जाता है AOP। उसी तरह से कोई भी क्लब्स, उसे भी इंक्लूड किया जाता है एसोसिएशन ऑफ पर्सन। गांधीनगर स्पोर्ट्स क्लब है, अहमदाबाद स्पोर्ट्स क्लब, कोई भी क्लब स्पोर्ट्स क्लब का नाम हो, क्लब दिया जाए, तो वो जो इंक्लूड होता है उसे कहा जाता है एसोसिएशन ऑफ पर्सन। फिर चौथा है लोकल अथॉरिटी, कोई भी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, या अगर थोड़ा सा इंग्लिश में भी कई जगह पे लिखते हैं म्यूनिसिपालिटी, तो उसे इंक्लूड किया जाता है लोकल अथॉरिटी के अंदर। फॉर एग्जांपल कहें तो गांधीनगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, या फिर दूसरा एग्जांपल कहना है तो राजकोट म्यूनिसिपालिटी, तो उसे कहा जाता है लोकल अथॉरिटी में। तो ये जो 8 पॉइंट है, 8वां पॉइंट अभी बाकी है लास्ट, एवरी आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन, यानी याद रखने में आप एग्जांपल देखोगे तो इजीली याद रहता है। कोई भी टाइप की यूनिवर्सिटीज है उन्हें इंक्लूड किया जाता है आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन में। फॉर एग्जांपल गुजरात यूनिवर्सिटी, उसी तरह से सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी, राजकोट यूनिवर्सिटी, ऐसे कोई भी यूनिवर्सिटी का नाम हो तो उसे आप इंक्लूड कर सकते हो आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन के अंदर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल के ऊपर से हमें डिफाइन करना होता है कि पर्सन के कौन से पार्ट में ये इंक्लूड है। मीनिंग भी कभी कभी पूछा जाता है। तो अब हम एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल का पार्ट समझेंगे इलुस्ट्रेशन के साथ। सो एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, जिसे हम शॉर्ट में AOP एंड BOI कहते हैं। अब एसोसिएशन ऑफ पर्सन कैसे फॉर्म होता है, तो इट इज फॉर्म्ड वॉलंटरीली, खुद ब खुद लोग ज्वाइन होते हैं और बनता है एसोसिएशन ऑफ पर्सन, जिसके अंदर कोई भी ज्वाइन हो सकता है। पर्सन्स के अंदर हमने जो 8 ऑब्जर्वेशन अभी किए हैं पार्ट, उन्हीं में से कोई भी। जबकि बॉडी ऑफ इंडिविजुअल के अंदर इट इज ओनली क्रिएटेड बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, उसके अंदर खाली इंडिविजुअल्स ही रहते हैं। यानी जैसे कि एग्जांपल में हमने बोला था मिस्टर नरेंद्र मोदी, ऐसे अलग अलग जो पर्सन है इंडिविजुअल, वही ज्वाइन होके बॉडी ऑफ इंडिविजुअल बनता है। और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल के लिए लॉ से जनरेट होता है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, एसोसिएशन ऑफ पर्सन के लिए कोई लॉ की जरूरत नहीं है। डिफरेंस समझ सकते हैं उसे हम। सेकेंड पॉइंट जो है, जो अभी मैंने कहा वही है डिटेल में, एनी पर्सन कैन बी इट्स मेंबर, दैट इज इंडिविजुअल एज वेल एज द एंटाइटीज लाइक कंपनी, फॉर्म एटसेट्रा कैन बी इट्स मेंबर, यानी पर्सन में से कोई भी हो सकता है। जबकि इसके अंदर हमने बोला सेकंड में ओनली इंडिविजुअल कैन बी मेंबर्स। सो डिफरेंस भी कह सकते हो इसे। तो पूछा जा चुका है 2014 और 2018 के अंदर। अब एक एग्जांपल समझ लेते हैं, आगे हमने समझे ही एग्जांपल, मगर उसका एक इलस्ट्रेशन है कि 2 और मोर पर्सन्स ज्वाइन टुगेदर फॉर कॉमन पर्पस टू अर्न इनकम। ज्वाइन करते हैं जब 2 पर्सन, 2 या 2 से ज़्यादा, तो अर्निंग का पर्पस हो और ज्वाइन होते हैं, तो उन्हें कहा जाता है एसोसिएशन ऑफ पर्सन। बट दे डू नॉट मीन
टू फॉर्म अ पार्टनरशिप, उसमें पार्टनरशिप होती नहीं है, तो उसे इंक्लूड किया जाता है एसोसिएशन ऑफ पर्सन के अंदर। जबकि बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में हम कह सकते हैं इफ अ बिजनेस इज रन बाय अ विडो फॉर हर ओन इंटरेस्ट और ऑन बिहाफ ऑफ हर चिल्ड्रन इट इज टू बी असेस्ड एज बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। कोई विडो है तो अगर वो खुद के लिए या अपने बच्चों के लिए कोई बिजनेस रन करती है तो उसे इंक्लूड किया जाता है एज बॉडी ऑफ इंडिविजुअल के अंदर। अब हमें दो तीन इंपॉर्टेंट और डेफिनेशंस देखनी है जो टैक्सेबल इनकम वाला पार्ट है टैक्स कैलकुलेशन में, वो ये टर्म्स हमें फ्यूचर में भी यूज करनी होगी। ग्रॉस टोटल इनकम, वैसे आपको पता है ग्रॉस यानी सब कुछ, जो भी पूरी का पूरा पार्ट हो विदाउट डिडक्टिंग एनी स्पेसिफिक डिडक्शंस। ठीक है, पहले मीनिंग समझ लेते हैं फिर डिटेल में ज्यादा समझाता हूं मैं कि इसके अंदर क्या पार्ट आ जाता है। तो ग्रॉस टोटल इनकम मीन्स total income computed in accordance with the provisions of the act before making any deduction under section 80C to 80U। यानी 80C to 80U इसके अंदर क्या है, तो अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट अगर आप कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हो तो उसके तहत आपकी इनकम में से उतना पार्ट डिडक्शन में अलाउ होता है। सिमिलरली अगर आप पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ में इन्वेस्ट करते हो तो वो जो अमाउंट है वहां तक का इंटरेस्ट जो है वो भी माफ किया जाता है, तो आपका ग्रॉस अमाउंट हो उसमें से माइनस किया जाता है और बाद में आपको मिलता है टैक्सेबल इनकम या टोटल इनकम। यानी बिफोर मेकिंग एनी डिडक्शन जो ओवरऑल जितनी भी इनकम आपकी हो सभी के सभी इनकम हो तो उसे कहा जाता है ग्रॉस टोटल इनकम। जैसे ग्रॉस का मीनिंग आपको पता ही है, ग्रॉस एंड नेट वर्ड यूज होता है अकाउंटेंसी के अंदर, मगर यहाँ पे हम ग्रॉस टोटल इनकम वर्ड यूज करेंगे और बाद में टोटल इनकम जिसे हम टैक्सेबल इनकम कहते हैं, जितनी अमाउंट के ऊपर टैक्स पे करना हो वो इनकम को हम टैक्सेबल इनकम कहेंगे जिसे टोटल इनकम कहा जाता है टैक्सेशन की टर्म्स में। और ओवरऑल अमाउंट हो जिसमें ये डिडक्शंस जो हम कह रहे हैं वो हमें बाकी आगे फ्यूचर में चैप्टर में पढ़ने भी है, तो वो डिडक्शंस जो है उनके साथ वाली जो अमाउंट है उसे कहा जाता है ग्रॉस टोटल इनकम। यानी अगर दूसरे टर्म्स में जैसे कहे तो मैंने अभी जैसे समझाया वैसे, इन अदर वर्ड्स दैट इज द एग्रीगेट इनकम अंडर द हेड्स ऑफ इनकम इज टर्म्ड एज ग्रॉस टोटल इनकम। सभी के सभी हेड के साथ जो इनकम इंक्लूड की जाए उसे कहा जाता है ग्रॉस टोटल इनकम। अब टोटल इनकम जैसे मैंने आगे ही कहा, जो ऊपर डिडक्शंस हम बता रहे थे वो नहीं है अगर किए हो आपने तो उसे कहा जाता है ग्रॉस टोटल इनकम, मगर स्पेसिफिक जो आपको फायदे मिल रहे हैं गवर्नमेंट के उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट आपने किया है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में या कुछ जगह पे इंश्योरेंस हम ऐसे करवाते हैं जिससे हमारा टैक्स बचता है, यानी अमाउंट जो है वो लिमिट दी जाती है, तो उस सभी को अगर डिडक्ट करके बाद में जो इनकम बचती है उसे कहा जाता है टोटल इनकम। यानी कि टोटल इनकम मीन्स the balance income after certain deductions from gross total income which are allowed under section 80C to 80U। अंडर सेक्शन 80C to 80U में कौन से है वो डिटेल में हम बाद में ऑब्जर्व करने वाले हैं। तो वो डिडक्शन करने के बाद जिस अमाउंट के ऊपर, जिस बची हुई अमाउंट के ऊपर हम टैक्स पे करते हैं उसे कहा जाता है टोटल इनकम। वैसे बहुत समझाया हमने यहाँ पे 2 पॉइंट में, मगर एकदम शॉर्ट में कहना हो तो टोटल इनकम मीन्स जिस इनकम के ऊपर हम टैक्स पे करते हैं यानी उसे कहा जाता है टैक्सेबल इनकम। और ग्रॉस इनकम मीन्स उसके अलावा कहीं पे भी हमने इन्वेस्ट किया है वो सारी इनकमों को इंक्लूड किया जाए उन इनकम का पूरा टोटल, यानी उसे कहा जाता है ग्रॉस टोटल इनकम। ठीक है, वैसे जैसे सम आते जाएंगे वैसे समझते ही जाने वाले हम, फिर भी इतना जरूरी है। एंड शॉर्ट में कहना है अगर दूसरे वर्ड में, सो दैट इज द इनकम ऑफ एसएससी फ्रॉम ऑल सोर्सेज ऑन विच ही हैज टू पे इनकम टैक्स। जो मैंने कहा ना इनकम टैक्स पे करने लायक हो जो अमाउंट उसे कहा जाता है टोटल इनकम। ठीक है, तो ये दो टर्म्स हैं, कभी कभी पूछी जाती है, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और अब जो है वो बहुत ही आईएमपी है, मोस्ट आईएमपी कह सकते हैं इसे, कैजुअल इनकम। ठीक है, रेगुलर ना हो कैजुअल हो, जैसे कि आगे हमने कहा था, पहले मीनिंग समझा देता हूं। कैजुअल इनकम इज दैट इनकम which is unexpected and unforeseen. It is not received from a regular source of income। ठीक है, यानी फॉर एग्जाम्पल आपने कौन बनेगा करोड़पति में
पार्टिसिपेट किया और आप 5 करोड़पति बन गए, आई मीन आपने 5 करोड़ रुपए जीत लिए, तो क्या आप हर साल करोड़पति में जाके 5-5 करोड़ जीतोगे? नहीं। तो ये जो इनकम है उसे कहा जाता है कैजुअल इनकम। गैम्बलिंग वैसे करना नहीं चाहिए, मगर आप कुछ कंट्रीज में जाते हो इंडिया के बाहर, तो वहां पे गैम्बलिंग जो है वो लीगल है और वहां पे आपका टैक्स भी काटा जाता है, ठीक है। मगर वो गैम्बलिंग अगर आप कर रहे हो तो क्या हर साल वहां पे जाके गैम्बलिंग करोगे, उसी टाइम पे उतना ही अमाउंट लाओगे? नहीं। तो गैम्बलिंग जो है क्रॉसवर्ड पजल्स है, कोई भी गेम में अगर आपको कंपटीशन में प्राइज मिलता है तो वो जो भी अमाउंट है वो इनकम मानी जाती है, मगर उसका स्पेशल नाम रहता है, उसे कहा जाता है कैजुअल इनकम। तो ये खास याद रखेंगे। According to the act, any receipt which are of a casual and non-recurring nature are casual income, ठीक है। कैजुअल हो, नॉन रिकरिंग हो, बार बार अमाउंट ना मिल सकती हो, तो उसे कहा जाता है कैजुअल इनकम। एग्जांपल हम दे ही चुके हैं, फिर भी आप ऑब्जर्व करने के लिए समझ सकते हो कि ग्रॉस विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, क्रॉसवर्ड पजल्स, रेसेस इंक्लूडिंग हॉर्स रेस, ठीक है। तो ये जो इनकम के एग्जांपल्स है, कार्ड गेम्स है, ठीक है, कोई भी टाइप का अमाउंट है, कोई भी टाइप का गैम्बलिंग है या बैटिंग है, उसे भी आप इंक्लूड कर सकते हो कैजुअल इनकम के अंदर, ठीक है। टर्म्स थोड़ी नई लग रही है, टफ हो सकती है, थोड़ा रीडिंग करोगे, प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। प्रॉब्लम काम में कभी होता नहीं अगर रीडिंग प्रॉपरली किया जाए तो। सो अब दो इम्पोर्टेंट टर्म्स को हमें देखना है जो कि हमें ऑब्जेक्टिव यानी एमसीक्यू में भी पूछ सकते हैं, या ज़्यादातर इसका इस्तेमाल होता है जब हम इनकम टैक्स की कैलकुलेशन करते हैं तब, और वो है राउंडिंग ऑफ ऑफ टोटल इनकम। तो राउंडिंग ऑफ के अंदर वैसे तो हमें पता ही है, हम करते ही अकाउंटेंसी में, फिर भी टर्म समझने लेते हैं पहले एक बार, फिर एग्जांपल भी देखते हैं। द टोटल इनकम कंप्यूटेड एज अंडर सेक्शन 288A shall be rounded off to the nearest ₹10 and its multiple and पैसा should be ignored, यानी पैसा अगर पीछे होता है रुपीस के बाद तो उसे इग्नोर किया जाता है और उसे राउंडेड ऑफ किया जाता है, राउंड ऑफ किया जाता है 10 रुपीज़ में। कैसे, तो एग्जांपल देते हैं और समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कहा जाए ₹4,82,786 अगर है तो उसे हम राउंडेड करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे एज ₹4,82,790, यानी 86 की जगह पे 90 कंसिडर करना है। एंड दूसरी अमाउंट है ₹4,82,782.85, तो इसमें 0.85 पैसा है उसको इग्नोर किया जाता है, और लास्ट में 782 है उसे राउंड ऑफ किया जाता है नियरेस्ट 10 यानी 780 में, यानी अमाउंट होती है ₹4,82,780। तो ये राउंडिंग ऑफ टोटल इनकम हुआ, यानी इनकम अगर जो भी आपकी है उसका कैलकुलेशन करना है तो कुछ इस तरह से हम उसे राउंड ऑफ कर सकते हैं, नियर बाय टेंस में उसे हम राउंड ऑफ करते हैं। वैसे ही दूसरा पॉइंट भी हमारे पास है, दैट इज राउंडिंग ऑफ टैक्स। जैसे इनकम के बारे में कहा, वैसे ही टैक्स में भी राउंड ऑफ किया जाता है इन टेंस, तो उसके बारे में भी देख लेते हैं। इसके अंदर अलग अलग टाइप के टैक्स हो सकते हैं, दैट इज एनी अमाउंट ऑफ टैक्स, टीडीएस, एडवांस टैक्स, इंटरेस्ट, फाइन और पेनल्टी, और एनी अदर सम ऑफ मनी payable to the department as under section 288B shall be rounded off to the nearest 10 rupees and its multiple and any पैसा should be ignored। तो जैसे ऊपर का है वैसे ही इसे भी राउंड ऑफ किया जाता है, खाली वो टोटल अमाउंट थी इनकम की, यहाँ पे जो है हम टैक्स की बात कर रहे हैं। तो अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं कि फॉर एग्जांपल इफ द टैक्स ऑफ एन इंडिविजुअल मेल बिलो 60 years of age assessee is ₹28,278 अगर उसका टैक्स है, एंड उसके ऊपर हेल्थ एंड एजुकेशन से 4% कैलकुलेट किया जाए, दैट इज ₹1131.12 है, तो उसका टोटल होता है 29,409.12। ये टोटल टैक्स हुआ इंक्लूडिंग हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, तो उसे राउंड ऑफ किया जाता है 410 में। दैट मीन्स ही मे बी required to pay rounded off amount of ₹29,410 against actual amount ₹29,409.12 में 0.12 जो पैसा है उसको इग्नोर किया जाता है, एंड 409 जो है उसे हम कंसिडर करते हैं राउंडेड ऑफ में 410। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, राउंडिंग ऑफ टोटल इनकम एंड राउंडिंग ऑफ टैक्स।
Please like, subscribe, share and press bell icon for notification. Thank you.